और सुरक्षित पनाहगार बनता जा रहा है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश में बाघों को एक और नया ठिकाना मिलने वाला है। जी हां, मध्य प्रदेश को जल्द ही 9वां टाइगर रिजर्व मिलने जा रहा है। शिवपुरी का माधव राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व बनाने की सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुद इसकी जानकारी दी। आखिर मध्य प्रदेश की सरजमी में और इसकी आबो हवा में ऐसा क्या है जो बाघों को रास आ रहा है, इसी पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। साथ ही कुछ चुनौतियां जो आने वाले समय में आ सकती हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज की रिपोर्ट आपको धीरे धीरे करके हमारे अपने सभी क्षेत्रों में हमारे अपने विकास के नए कीर्तिमान बन रहे हैं। अपना राज्य एक नया टाइगर अभयारण्य भी देने वाला है। हम सब जानते हैं कि हमारा माधव टाइगर अभयारण्य की भी अब काफी हद तक हमारी औपचारिकता पूरी हुई है। ये नवा टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट हमारे बीच में रहेगा, जिसके आधार पर हम अपने चंबल अंचल में वन्य जीवों से समृद्ध ये पूरे अंचल को देखेंगे। ये प्रकृति का अनूठा संतुलन हमारे प्रदेश में बना है, जब लुप्त प्राय प्राणी पुनः हमारे बीच में दिखाई दे रहे हैं। शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क की बात करें तो माधव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1958 में हुई थी। बाघ अभयारण्य बनने के बाद इसका कोर क्षेत्र 375 वर्ग किलोमीटर का होगा। इस अभयारण्य का बफर जोन 1276 वर्ग किलोमीटर और क्षेत्रफल 1751 वर्ग किलोमीटर का होगा। बता दें कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में 8 प्रमुख टाइगर रिजर्व हैं। कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा, संजय दुबरी, रातापानी और नौरादेही टाइगर रिजर्व इसमें शामिल है। माधव नेशनल पार्क 9वां टाइगर रिजर्व होगा। मध्य प्रदेश का वातावरण बाघों के लिए काफी अनुकूल है। यहाँ की आबो हवा इन्हें काफी रास आती है और यही वजह है कि मध्य प्रदेश में लगातार बाघों की तादाद में इजाफा हुआ है। देश में सबसे अधिक बाघ मध्य प्रदेश में है। 2022 की गणना के अनुसार 785 बाघ मध्य प्रदेश में है। 2018 में मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या 526 थी। 4 सालों में मध्य प्रदेश में 259 बाघों में इजाफा हुआ। अब मध्य प्रदेश में एक और टाइगर रिजर्व बनने से बाघों के संरक्षण और प्रजनन बेहतर हो सकेगा। इसके साथ ही माधव नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व बनने के बाद इस क्षेत्र में पर्यटन के मामले में काफी संभावनाएं बढ़ जाएंगी। चंबल अंचल में वन्य जीवों की समृद्धि बढ़ेगी। इससे शिवपुरी क्षेत्र को विश्व स्तर पर पहचान भी मिलेगी और बाघों को भी अपना नया ठिकाना मिल जाएगा। दरअसल मध्य प्रदेश की मोहन सरकार प्रदेश में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए लगातार काम कर रही है। एक दिन पहले ही श्योपुर के कूनो टाइगर रिजर्व में 5 चीते, 2 मादा और 3 शावकों को खुले में छोड़ा गया। सीएम मोहन यादव ने खुद शावकों को बाड़े से बाहर छोड़ा और अब मोहन सरकार प्रदेश के 9वें टाइगर रिजर्व की तैयारी कर रही है। टीम न्यूज स्टेट। और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अजय दुबे जी हैं, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हैं। प्रियंका दुबे जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी की। और धर्मेंद्र शर्मा जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अजय जी, ये जो मध्य प्रदेश के अंदर 9वां टाइगर रिजर्व बनाने की बात कही गई है, मध्य प्रदेश पूरे देश में अव्वल है टाइगर्स के संरक्षण के लिए। ये कितना बड़ा कदम होगा? क्योंकि जब भी हम बात करते थे कि मध्य प्रदेश पर ये टैग तो है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा टाइगर हैं, तो उसके साथ जब चुनौतियों की बात होती थी तो ये सवाल भी उठता था कि जो मूवमेंट या फिर इनका जो बफर जोन होता है वो कहीं ना कहीं सीमित हो रहा है संख्या बढ़ने के साथ। अब जब 9वां टाइगर रिजर्व का ऐलान हुआ है, इससे कितनी चुनौतियां कम होंगी प्रदेश के लिए? निश्चित तौर पर 9वां टाइगर रिजर्व माधव नेशनल पार्क जो नोटिफाई हो रहा है, यह वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए बहुत अच्छा कदम है। और इस नोटिफिकेशन के साथ जो भविष्य की जो चुनौती है कि माधव नेशनल पार्क में अभी इस वक्त बाघों की संख्या, एक मेल टाइगर है, 2 फीमेल हैं। और इसका बैकग्राउंड ये था कि टाइगर्स यहाँ पे 90 तक थे, लेकिन उनका जो शिकार हुआ और जिस पे रोकथाम नहीं हो पाई, तो वह दोबारा ऐसा ना हो और बाघों को संरक्षण मिलता रहे। इसके अलावा अतिक्रमण की भी वहाँ बहुत गंभीर समस्या है और सरकार को यह देखना पड़ेगा कि यह जो माधव नेशनल पार्क है, ये कूनो नेशनल पार्क और ये पूरा सर्किट है रणथंभौर टाइगर रिजर्व तक, ये 3500 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया
बहुत अच्छा है। इसको एंक्रोचमेंट से फ्री करना होगा। जो शिकार की जो सब लोगों की जो दुस्साहस जो भी करते हैं उन पर रोकथाम लगानी पड़ेगी। तो भविष्य के लिए, एक पर्यटन के लिए और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए बहुत अच्छा कदम है। ठीक है प्रियंका जी, देखिए मध्य प्रदेश पर अगर ये टैग है कि यहां पर सबसे ज्यादा बाघ हैं, तो ये भी टैग है कि 2012 से 2024 के बीच सबसे ज्यादा जो मौत हुई बाघों की वो मध्य प्रदेश में ही दर्ज हुई, करीब 355 के आसपास। इसके बाद जो महाराष्ट्र का नंबर है 261 और कर्नाटक इसके बाद आता है। तो एक चुनौती तो है, इनका बफर जोन कम हो रहा था। कई रिजर्व ऐसे हैं जहां पर शायद कम संख्या होनी चाहिए थी, ज्यादा संख्या है। तो ये सब चुनौतियों को देखते हुए अब एक नया रिजर्व की बात सामने आ रही है। क्या ये चुनौतियां दूर होंगी? और जो सर ने सवाल उठाए कि एनक्रोचमेंट जो है, जो जिस तरीके से शिकारी अभी भी एक्टिव हैं, कई जगह से बाघों की जिस तरीके से मौत की खबरें आती हैं, वो बताती हैं कि बेशक उनका कुनबा बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी हम उनको पूरी सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। नमस्कार। सर्वप्रथम आप सभी दर्शकों को प्रणाम करते हुए अपनी बात रखती हूँ कि ये बात सत्य है कि वन क्षेत्र में मध्य प्रदेश अभी भी शीर्ष पर अपना स्थान बनाए हुए है और वन क्षेत्रों को जिस हिसाब से बढ़ाया जा रहा है और जिस हिसाब से रिजर्व करके वन संरचना को संरक्षित करने के लिए हम जो प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए सतत सरकार जो है इंक्रोचमेंट जैसे विषयों पर भी अगर देखा जाए तो कार्य कर रही है। और इसकी बड़ी कार्रवाई अगर हम देखें तो अभी मालवा निवाड़ क्षेत्र में हमने देखी थी, इनिशिएटिव लेकर के काफी एरिया को जो है वो मुक्त कराया गया, वन क्षेत्र को वापस उस पे स्थापित करने की प्रक्रिया को किया जा रहा है। तो जिस प्रकार से हम लोग अभी सदैव हम कहें कि हम वृक्षों को पूजते चले आए हैं, वन संपदा को, संस्कृति को हम लोग अपने अंगीकार करते चले आए हैं और वसुधैव कुटुंब के अंदर जिसमें हम जीव जंतु तक की चिंता करते हैं, तो ये जो कदम है उस और हमारा एक और सफल कदम सिद्ध होगा। और जिस तरीके से जो संख्याओं की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश को तो बाघों के घर के नाम से ही आज अगर हम कहा गया तो हम लोगों को एक सम्मान दिया गया है। तो आगे भी इसके लिए जो सार्थक पहल होगी और उसके प्लानिंग करते हुए आगे इस मामले में भी बढ़ा जाएगा। ठीक है सत्य प्रकाश जी, जिस अंचल से आप आते हैं, ग्वालियर चंबल अंचल से, आप तो सब चीज़ों पर नज़र रखते हैं, उस अंचल के लिए ये नया रिजर्व आना, उसके क्या मायने हैं सर? क्या बदल सकती तस्वीर वहां की? देखिए लोकेन जी, जब घर बड़ा होगा तो लोगों की संख्या बढ़ेगी। मध्य प्रदेश को जो टाइटल मिला है उसको रिमेन करने के लिए टाइगर कॉरिडोर्स या फिर टाइगर रिजर्व्स, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप जानते हैं कि टाइगर्स के बीच में जो कन्फ्लिक्ट हो, मेल टाइगर के बीच में विशेष, उसको रोकने के लिए दूसरे टाइगर रिजर्व्स होने चाहिए। लेकिन एक चीज और इंपॉर्टेंट है, ये अजय दुबे जी वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हैं, ये समझते होंगे, कॉरिडोर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। उस तरफ सरकार का भी ध्यान नहीं है। हालांकि ये भी तय है कि इससे आगे की जो रिपोर्ट्स आएंगी उसमें हो सकता है कि सरकार इस पर विचार कर रही हो। लेकिन आपने कहा कि ग्वालियर चंबल संभाग को क्या फायदा होगा। देखिए, माधव नेशनल पार्क हम अगर 1972 के पहले यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के पहले की बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं बहुत रिच टाइगर के रूप में होता था ये एरिया। लेकिन 72 के पहले राजे महाराजे, जिसमें सिंधिया फैमिली जो रॉयल फैमिली थी, वो ये शिकार गाह था। शिवपुरी का जो नेशनल पार्क का एरिया है जिसमें बिलौआ, ये बिंद रेंज का ही एरिया कहलाता है। इस रेंज में काफी टाइगर हुआ करते थे, लेकिन उस समय रोक नहीं थी। तो लोग नुमाइश के लिए कई सारे, आज भी आपको कई राजाओं के महलों में जाके या उनके जो ड्राइंग रूम्स हैं उनमें बड़े बड़े फोटो लगे होंगे जिसमें 20-20, 25 टाइगर के साथ राजा मार के खड़े हुए हैं। तो ये तो 1972 में आपको इस चीज की तारीफ करना पड़ेगी कि ये एक्ट आया जिसके कारण टाइगर हमारा बच पाया। नहीं तो वही स्थिति होती जैसे चीता इस देश से चला गया तो टाइगर भी चला जाता। अब बात आती है कि ग्वालियर चंबल संभाग को बेनिफिट क्या होगा। देखिए, जब वाइल्ड टूरिज्म बढ़ता है, क्योंकि ग्वालियर में कूनो भी है, माधव नेशनल पार्क डेवलप हो रहा है, साथ ही वहां पर कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस भी ऐसे हैं जहां टूरिस्ट आता है। और अभी आपने रिसेंटली एक रिपोर्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था
कि जो वर्ल्ड की जो रिपोर्ट आई है टूरिज्म की, उसमें ग्वालियर चंबल संभाग एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर टूरिस्ट का आना बहुत अधिक संख्या में विश्व स्तर पर बड़ा है। तो अगर ये नेशनल पार्क डेवलप होता है, नॉर्मल अगर रिजर्व हमको टाइगर रिजर्व मिलता है प्रदेश को, तो ये ना केवल टाइगर को प्रिजर्व करने का एक बड़ा तरीका है, साथ ही कहीं ना कहीं उस इलाके की इकोनॉमी को आगे ले जाने का एक बड़ा प्रयास राज्य शासन का या केंद्र शासन का है। ठीक, धर्मेंद्र जी देखिए, ये हमारे स्टेट के लिए भी गौरव की बात हो जाती है कि हमें टाइगर स्टेट, घड़ियाल स्टेट और चीता स्टेट के नाम से जाना जाता है, लेकिन फिर भी एक नया टाइगर रिजर्व बन रहा है। आपकी नज़र में अभी क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो होनी चाहिए जिन पर सरकार को और ज़्यादा फोकस करना चाहिए? सर्वप्रथम तो न्यूज नेशन के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आपके माध्यम से भाजपा की सम्मानीय प्रवक्ता यहाँ बैठी हैं, उनसे 2 सवाल करूंगा। अच्छी बात है टाइगर रिजर्व मिल रहा है, ये वाकई खुशी की बात है, लेकिन गिर के शेर का क्या हुआ? जो वाइल्ड लाइफ ने कूनो, माधव नेशनल पार्क और रणथंभौर को मिलाकर एक सर्कल बनाया था कि ये गिर के शेर के लिए सबसे उपयुक्त जगह बताई थी, और उस समय तत्कालिक जो प्रधानमंत्री हैं वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और मध्य प्रदेश की सरकार से बाकायदा लिखित में एक अनुबंध हुआ था कि हम आपको गिर के शेर देंगे। लेकिन क्या कारण है कि इस क्षेत्र को गिर के शेर नहीं दिए? जब चीता प्रोजेक्ट आया था तब भी ये सवाल हमारे उस समय के जो विधायक थे उन्होंने विधानसभा में भी उठाया था और जनता के बीच में भी ले गए थे कि गिर के शेर हमको क्यों नहीं दिए गए। वो चीता आप जब यहाँ लाए, करोड़ों रुपए का खर्चा हुआ, उनमें से कई सारे दुर्भाग्यपूर्ण हमने देखा कि कई सारे चीताओं की जान चली गई, चूंकि उनके लिए ये जो जगह है ये गिर के शेर के लिए वाइल्ड लाइफ के यहाँ एक्सपर्ट बैठे, उनके लिए सबसे उपयुक्त बताई गई थी। अगर गिर के शेर ग्वालियर चंबल और इस अंचल में आते तो पर्यटक भी ज्यादा आकर्षित होते और इस क्षेत्र को एक नया नाम और एक नई कीर्ति स्थापित करने का मौका मिलता। टाइगर स्टेट तो मध्य प्रदेश में कई सारे टाइगर पहले से रिजर्व बने हुए हैं और ये भी अच्छी बात है कि आप इसको टाइगर रिजर्व बना रहे हैं, लेकिन गिर के शेर का वादा जो उस समय से लेकर आज तक अधूरा है वो कब पूरा होगा, मैं ये जानना चाहता था। ठीक है, जवाब ले लेते हैं प्रियंका जी। अगर हम वास्तविकता की बात करते तो अभी अगर मैं इस तरीके से चर्चा करने जाऊंगी तो 1972 के पहले जो आप लोगों ने इस साइड उदासीनता दिखाई तो उसका जवाब देना आपकी सरकार के लिए भारी पड़ जाएगा कि आप लोग को 1972 में शेरों की चिंता, बाघों की चिंता हुई, जिसके ऊपर आप लोगों ने कार्रवाई करना शुरू किया। और रही बात जिस तरीके से वातानुकूलित, जब तक वातावरण नहीं बनेगा या सरकार के उसके लिए जिस तरीके से तैयारियां की जानी चाहिए अगर वो उपस्थित नहीं होंगी, तो चाहे गिर के शेर हो या कहीं और से लाए हुए चीतों के, अगर हम चीतों की भी चिंता करते हैं तो निश्चित है कि हम शेरों की भी चिंता करते हैं, बाघों के लिए भी तैयारियां कर रहे हैं। उसके बाद ही वहां पर उपयुक्त वातावरण होने के बावजूद उसके बाद ही वहां पर उनको स्थापित किया जाएगा। हावड़ तावड़ में कोई निर्णय नहीं लिए जाते, ये बात सत्य है। और अगर हम इतनी ही बात करते हैं वाइल्ड लाइफ की, मैं फिर से कहूंगी कि 20 साल के पहले अभ्यारण्यों की चिंता की बात कर लें, अभ्यारण्य तो छोड़िए, इंसानों की चिंता नहीं की जा सकती थी इस प्रदेश में, तो आप गिर के शेर की चिंता ना करें तो वो बेहतर हो। चलिए ठीक है, मैं ये थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं। अजय दुबे जी, मैं एक चीज जानना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में आज हमने सवाल भी पूछा कि क्या ऐसी चीज़ है जो यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ हैं जैसे चीता है या फिर टाइगर हैं उनको एक अच्छा माहौल मिलता है, और जो मैंने बीजेपी की प्रवक्ता से भी सवाल पूछा कि उसके साथ जो चुनौतियां आती है, माहौल तो मिल रहा है लेकिन जो 355 बाघों को हमने खो दिया इसमें ज़्यादातर नेचुरल डेथ नहीं थी, तो वो चुनौतियां क्या अभी भी दिख रही हैं जिनको हम कवर नहीं कर पा रहे हैं? बेशक ये संख्या बढ़ेगी लेकिन आगे जाकर ये दिक्कत हमें दे सकती है। देखिए, अभी जो न्यूज नेशन को मैं धन्यवाद दूंगा कि जो वाइल्ड लाइफ के इतने संवेदनशील मुद्दे पे जो बहस चल रही है उसको यदि हम राजनीतिक चश्मे से ना देखें, आदरणीय धर्मेंद्र जी और आदरणीय प्रियंका जी, तो निश्चित तौर पर हम आने वाली पीढ़ियों को मध्य प्रदेश का जो हृदय कहलाता है, वहाँ के जंगल और जो वन्य प्राणी उनको बचा सकेंगे। भारत का संविधान भी कहता है कि आपको प्रकृति और इसके संसाधनों को बचाना है। तो मुद्दा ये है कि मैं प्रियंका जी को बताना चाहूंगा कि जो मध्य प्रदेश है उसमें बाघों की मौत में नंबर 1 है लगातार,
और यहाँ पे जो डेथ हो रही है वो पिछले 12-13 साल में अननेचुरल डेथ, जो पोचिंग, जो हंटिंग, जो शिकार हो रही है वो लगातार उसकी संख्या बढ़ रही है। प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था 73 में, उसके बाद जो इस वर्ष 2024 का जो आंकड़ा देखा गया है, सर्वाधिक करीब 46 टाइगर्स मध्य प्रदेश में मारे गए, जो अब तक का रिकॉर्ड है। इसके अलावा मैं आपकी जानकारी में बता दूं कि जो एशियाटिक लायन गुजरात से भेजने थे मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क, वहां 29 गांव खाली कराए गए सहारिया आदिवासियों से। और एशियाटिक लायन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पे केस भी लड़े, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप 6 महीने में कुछ सीमित संख्या में लायंस भेजें। तो गुजरात सरकार ने ये कहा था, ये सुप्रीम कोर्ट में रिकॉर्ड में मैं आपको बता रहा हूं कि मध्य प्रदेश में वन्य प्राणियों की सुरक्षा में कमी है। पन्ना टाइगर रिजर्व में सारे बाघों का सफाया हो गया था 2009 में, और सीबीआई इंक्वायरी की भी भारत सरकार ने अनुशंसा करी थी, जो नहीं हुई। गुजरात का ये शपथ पत्र प्रियंका जी आपके रिकॉर्ड पे देखना चाहिए कि उसने मध्य प्रदेश के वन्य प्राणी प्रबंधन पे प्रश्न चिन्ह लगाया है, और ये गंभीर बात है। और यदि सीबीआई इंक्वायरी यदि होती तो शायद बेहतर परिणाम होता। जी ठीक है। इस पर प्रियंका जी देखिए, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा हमने अचीव किया, लेकिन जब पीछे अतीत में देखते हैं तो फिर बहुत सारे सवाल भी उठते हैं, और वही अब इस चर्चा से निकलकर भी सामने आ रहे हैं कि आप कैसे इन चीजों को नजरअंदाज कर सकते हैं, मैनेजमेंट को लेकर कैसे चीजें देखी जा सकती। इवन शुरुआत में चीता प्रोजेक्ट को लेकर भी बहुत सारे सवाल, बहुत सारे संशय था, हालांकि अब उनकी जिस तरीके से थोड़ी संख्या बेटर हुई है तो उससे कहीं ना कहीं सवाल थोड़े से दूर हुए, नहीं तो जिस तरीके से मौत होनी शुरू हुई थी उससे भी कहीं ना कहीं ऐसा लगा था कि कहीं मिसमैनेजमेंट तो नहीं हो गई ये चीजें। देखिए, ये बात मैंने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर स्वीकार करी कि जब तक कि उनके लिए अनुकूल वातावरण नहीं हो, उनकी शिफ्टिंग, जैसे हमने कूनो का ये भी आप एग्जांपल दे रहे हैं, शिफ्टिंग करना निरादर ही करना है। अगर वो जहाँ है, अगर गिर में वो सुरक्षित है तो उनको वहीं रखना, बजाय मध्य प्रदेश ला करके उनके साथ में गलत हो, उससे तो बेहतर है कि वो गिर वहीं सुरक्षित नहीं है, चैलेंज है मैनेजमेंट का। मैं वही बात, दूसरी बात पे भी आ रही हूँ। मैंने दूसरी चीज ये भी कही कि इंक्रोचमेंट पे अभी कार्रवाइयां शुरू हुई हैं। आपने देखा होगा कि मालवा निर्माण में हम उनके क्षेत्र में बफर में गए हैं, वो हमारे बफर में नहीं आए हैं। निश्चित है कि ये बात सत्य, और मैं बहुत खुले दिल से इस बात को स्वीकार करूंगी कि इंसान ने अपनी जो दायरा है वो बढ़ाया है। हम वन क्षेत्रों में घुस रहे हैं, वन क्षेत्रों को संरक्षित करने में मध्य प्रदेश जो प्रयास कर रहा है, जिस प्रकार से कदम उठाए जा रहे हैं, हम शीर्ष पे, ये बात सही है कि हम वन क्षेत्र में शीर्ष पर है, लेकिन अभी भी जो कदम है वो नाकाफी है, और उनके लिए हमें स्ट्रांगली आगे बढ़ना पड़ेगा। और ये दुबे सर की बात बिल्कुल सत्य है, इस बात में मैं बिल्कुल सहमत हूँ अजय भाई से कि ये सिर्फ राजनीतिक विषय नहीं है, ये उतना ही सामाजिक, और उतना ही अगर हम बात करें तो सोशली एक्टिविटी के द्वारा ही इस बात को हम समझा सकते हैं। चाहे हाथी का विषय हो, चाहे घड़ियालों का विषय हो, चाहे बाघ का विषय हो, हम उनके बफर जोन में जा रहे हैं, वो हमारे बफर जोन में नहीं आ रहे हैं। कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके लिए कदम सबको उठाने पड़ेंगे। धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र जी। बीजेपी के सम्मानीय प्रवक्ता ने बीच में तमाम राजनीतिक बातें की, आरोप प्रत्यारोप किए। मैं इसमें नहीं जाना चाहता। आपने कहा कि अनुकूल वातावरण बनाना पड़ेगा। अरे 21 साल से आपकी सरकार है, कौन बनाएगा अनुकूल वातावरण? आपने घड़ियाल का जिक्र किया, क्या चंबल में अवैध रेत खनन बंद हो गया? धड़ल्ले से मुरैना आप चले जाइए, अवैध रेत खनन चल रहा है और घड़ियालों की जान को कितना खतरा है। वरिष्ठ पत्रकार सम्मानीय सत्यप्रकाश शर्मा जी बैठे हैं, वो आपको बता देंगे अगर आपको जानकारी नहीं हो। और अभी जैसा कि वाइल्ड लाइफ जो हमारे जानकार बैठे उन्होंने कहा कि गिर के शेर आने थे, तो उस समय वहां भी बीजेपी की सरकार थी और आपके यहाँ भी बीजेपी की सरकार है 21 साल से मध्य प्रदेश में। तब की सरकार ने मध्य प्रदेश की सरकार को ब्लेम किया कि आपके यहाँ वन्य जीवों की सुरक्षा सही तरीके से नहीं हो रही, उनकी जान खतरे में है। और आपको शर्म नहीं आई इस बात को सुनकर कि आपकी इस बीजेपी की दूसरी सरकार ने आपको उस समय आईना दिखाने का काम किया। आज आप कह रहे हैं कि उनके लिए अनुकूल वातावरण बनाना पड़ेगा, तब हम उनकी जान को सुरक्षित रख पाएंगे। तो 21 साल से आपकी सरकार है, आप ब्लेम किसको कर रहे हैं? आप कब तक पीछे की सरकारों को दोष देते रहेंगे? चलिए एक जवाब देते हैं जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हुए सत्यप्रकाश जी से एक रिएक्शन लूंगा। पहले प्रियंका जी जल्दी।
धर्मेंद्र जी, आप लोगों के जो खोदे हुए गड्ढे हैं ना, पहले उनको पूर ले, उसके आगे के बारे में विचार करेंगे। मैं फिर वही करूंगी कि 20 साल का आप हिसाब लेते हैं, लेकिन मैं राज्य की बात करूं चाहे राष्ट्र की बात करूं, जहां पर आप लोगों ने जो आपके लिए जो मेनका गांधी जैसे को इनिशिएटिव लेना पड़ा, वन्य जीव के लिए कार्य करने पड़े, पर आपकी सोनिया गांधी जी को वन्य जीवों की चिंता नहीं हुई। वो आज तक अपने ही गधे को लॉन्च करने में लगी हुई है। तो बेहतर होगा कि राजनीतिक चश्मे से इसको ना देखा जाए। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हिसाब लेने का अधिकार उस दिन रखते हैं जब 1972 से पहले आप जाग जाते, परंतु जो आप नहीं जागे हैं, मेनका गांधी जी वाइल्ड लाइफ को लेकर आज तक कार्य करती आई है, वो हमारी सांसद रही। अगर मैं बात करूं तो गधे को लॉन्च करने में जितनी मेहनत करी गई, उतनी ही लॉन्च अगर इनकी सुरक्षा करने की जाती तो आज परिस्थितियां कुछ और बनी हुई होती। आपने एक जुमलेबाज को प्रधानमंत्री बना के बिठा लगा, जुमलेबाज की तुलना मत करिए किसी से, नहीं चाह रही। आप बदतमीजी मत करिए। मैं आपसे तथ्यात्मक बात कर रहा हूँ, आरोप प्रत्यारोप की बात। अभी वन्य जीवों के जीवन की बात चल रही है, एक अच्छे विषय पर चर्चा चल रही है। अगर मैं वन्य जीवों की बात करी जाऊँ तो आज वन्य जीवों के हित की चर्चा चल रही है, आप उसमें राजनीति को गौरवान्वित करने वाला विषय है। मध्य प्रदेश में अवैध उत्खनन हो रहा है, से किसानों को सुरक्षित नहीं कर पाए, वन्य जीवों को मारा जा रहा है, आप इस पर जवाब नहीं देते, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर पाए, यहाँ तक कि वन क्षेत्रों में भी कटाई लगातार चलती रही। और बड़ी वजनदारी से बात रखनी चाहिए, लेकिन आप गलत तरीके से बात करते हैं। प्रमोट किया, आप अपनी जवाबदेही से बचती है, ये मध्य प्रदेश की जनता देख रही है। न्यूज स्टेट के माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता भी ये देख रही है। ठीक, मैं लौट रहा हूँ। सत्यप्रकाश जी, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ आपसे कि क्या हम कोई ऐसी पॉलिसी बना सकते हैं, ठीक है, एक पर्यावरण के हिसाब से हर जीव के लिए हर जगह सूटेबल नहीं होती है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब हम ये बात करते हैं कि एरिया कम पड़ रहा है, बाघों को वो मूवमेंट नहीं मिल पा रही, वो प्रजनन क्षमता कई बार कम हो जाती है, तो क्या हम उन चीज़ों को देश भर में एक पॉलिसी बनाकर उसमें राज्य सरकारें आपस में ना लड़ते हुए क्या उसका बंटवारा बराबर कर सकते हैं? क्या जो हमारी वाइल्ड लाइफ है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहे, ताकि वहाँ पर इस तरह की दिक्कतें ना आए कि बफर जोन में एक इंसान और जानवर आमने सामने हैं। ये चीज़ तो आजकल कॉमन हो रही है कि बाघों के हमले बढ़ रहे हैं आए दिन, हम कभी भालू का हमला देखने को मिल रहा है। तो क्या एक ऐसी पॉलिसी बन सकती है सर? क्या टेक है सर आपका? देखिए, वाइल्ड लाइफ की मौत की संभावना दो कारण से होती है, या तो उनके बीच में कन्फ्लिक्ट हो या मैन और वाइल्ड लाइफ के बीच में कन्फ्लिक्ट। ये दोनों मनुष्य के लिए भी खतरा है, वाइल्ड लाइफ के लिए खतरा है। महत्वपूर्ण चीज यहां पर इस पूरी डिबेट में मैं थोड़ा सा कई लोगों से कंफ्यूजन हो रहा है, मैं उसको क्लियर करना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एशियाटिक लॉयन ये एंडेंजर्ड बिग कैट स्पीसीज है। 20 साल पहले से वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स ने सुप्रीम कोर्ट में इसलिए एक याचिका फाइल की थी कि अगर गिर में ये लॉयन बने रहे, अगर मान लो कोई बीमारी आ गई तो सारी की सारी स्पीसीज खत्म हो जाएगी, इसलिए इसको रिलोकेट किया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिए थे। उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, फिर बाद में भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी। लेकिन दो राज्यों के झगड़ों के बीच में, ये सत्य है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बाद, जबकि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून की टीम ने भी यहां विजिट किया था पूनो में चीता लाने से पहले, तो उसमें ये सबसे ज्यादा सुटेबल जगह देश के अंदर गिर के बाद अगर कोई पाई गई थी एशियाटिक लॉयन के लिए तो यही जगह थी। लेकिन दो राज्यों की आपसी लड़ाई, जिसका आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि अगर एक ऐसी पॉलिसी बने जिस पर, देखिए दो विषय होते हैं, राज्य का अपना विषय, एक केंद्र का विषय। अगर केंद्र ऐसी पॉलिसी लाता है जिसको राज्य को मानना मजबूरी होगी, ऐसी पॉलिसी अगर आए, यानी कि बड़ा कॉरिडोर मिले, नए रिजर्व खुले वाइल्ड लाइफ के लिए, तो ये इनको सुरक्षित किया जा सकता है। इनका संरक्षण ना केवल उनके संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि जो इकोनॉमी है उसको भी, क्योंकि टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है जिसमें जो हमारी सर फूड साइकिल है ना सर, उसके लिए भी तो ये इंपॉर्टेंट है कि टाइगर बचे, चीता बचे। अजय जी, एक आखिरी सवाल सर आपसे मेरा कि अभी जो हमारा बंटवारा है इन 8
जो हमारे टाइगर रिजर्व हैं, किसी में ज्यादा है किसी में कम है टाइगर, क्या इसको भी थोड़ा सा अब बैलेंस करने की जरूरत है? और जो एस्टिमेट अभी लग रहा है, क्या ये संख्या 800 850 को पार कर जाएगी, क्योंकि अब सेंसस भी शुरू हो रहा है? देखिए, आपका प्रश्न बहुत सही है कि क्या बैलेंस करना है। तो हमारे यहाँ जैसे ओंकारेश्वर नेशनल पार्क मालवा बेल्ट में है, और वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 35 साल पहले था कि जो नर्मदा परियोजना में जो जंगल डूबे हैं, तो उसमें एक नेशनल पार्क, 2 कंजर्वेशन रिजर्व, 2 सेंचुरीज बनानी थी। वो 35 साल हो गए, वो नहीं बने। तो आज प्रियंका जी से मेरा अनुरोध है कि ये काफी सालों से लंबे थे, इसको बनवाइए। यहाँ 600 स्क्वायर किलोमीटर का शानदार जंगल है, टाइगर वहां पे रह सकते हैं। और इसके अलावा अभी मध्य प्रदेश के 2-3 टाइगर रिजर्व है जहां बाघों की संख्या कम है, इलाके बहुत बड़े, तो वहां शिफ्ट किया जा सकता है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी जुड़े और इस चर्चा का हिस्सा बने।